तेज दिमाग, सातिर, उसूल वाले, फुर्तीले, रूप बदलने में माहिर, हजारों लोगों को करोड़ों रुपए चुना लगाने वाले, बेशकीमती इमारतों को विदेशी सैलानियों के हाथों बेचने वाले, धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, महिंद्रा बिरला सरी के लोगों को ठगने वाले, ये थे इंडिया के रॉबिन हुड, मिस्टर नटवर लाल। इंडिया के किंग ऑफ कॉन्ग कहे जाने वाले मिस्टर नटवरलाल वो शख्स थे जिन्हें जालसाजों का बादशाह कहा जाता है। ये वो सातिर दिमाग वाले शख्स थे जिन्होंने भारत के अमीर सेठों को लूटकर सारा धन गरीबों में बांट दिया करते थे। ये वो शख्स थे जो अपनी रॉयल लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और दिल्ली के रिहायशी इलाकों में बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग्स करना हो या अपने आप को एक अमीर आदमी के रूप में पेश करना हो, किसी काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखते। ये वो शख्स थे जिन्हें बहरूपियों का बादशाह कहा जाता है। अपने आप को कारोबारी दिखाना हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी दिखाना हो, हर काम बारीकी से किया करते थे। ये वो शख्स थे जिन्होंने कभी किसी गरीब को नहीं लूटा। उनके निशाने पर हमेशा बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े लोग या भारत सरकार होती थी। सरकार की नाक में दम कर देने वाले ये वो शख्स थे जिन्होंने भारत की बेशकीमती इमारतों को भारत में घूमने आने वाले भोले भाले विदेशियों के हाथों बेच दिया था। ये वो शख्स थे जिनकी जवानी की कोई भी फोटो इंटरनेट पर उपलब्ध ही नहीं है। पता नहीं कितने रूपों को बदलकर लोगों के साथ वो ठगी किया करते थे। ये वो शख्स थे जिन्होंने कभी ठगी करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। उनके ठगी करने के यूनिक तरीके ने बनाया उनको जालसाजों का बादशाह। ये वो शख्स थे जो अगर चाहते तो भारत सरकार का सारा विदेशी कर्ज उतार सकते थे। ये वो शख्स थे जिन्होंने न केवल अंबानी, टाटा, बिरला को लूटा वरन उनकी ठगी से बड़े बड़े मंत्री, भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी और भारत के राष्ट्रपति भी अछूते नहीं रहे। ये कहानी एक ऐसी शख्सियत की, ये कहानी एक ऐसे सातिर ठग की, ये कहानी एक ऐसे मास्टरमाइंड फ्रॉस्टर की, ये कहानी एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की जिसके बारे में जितना जाना जाए, जितना सोचा जाए, जितना पढ़ा जाए, उतने ही रहस्य हमारे सामने उजागर होते जाएंगे। कौन थे नटवरलाल? भारत में जब भी ठगी और धोखाधड़ी का इतिहास लिखा जाएगा, नटवरलाल का नाम सबसे पहले नंबर पर लिखा जाएगा। न जाने कितने पुलिस थानों में, न जाने कितनी अदालतों में नटवरलाल के जुर्म की फाइलें आज भी खुली हुई धूल फांकती नजर आ जाती है। नटवरलाल यानी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का जन्म 1912 में बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में हुआ था। नटवरलाल के पिता बंगरा गांव में रेलवे स्टेशन मास्टर थे। ये गांव केवल इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि यहाँ नटवरलाल का जन्म हुआ था, बल्कि बंगरा से महज 2 किलोमीटर दूर एक और गांव है, जीरादेई। इसी गांव में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। ये दोनों गांव इतने पास पास होने के कारण, इतनी बड़ी हस्तियों के यहाँ जन्म होने के कारण प्रसिद्ध हो गए। आज भी बंगरा गांव के लोग इस बात को अपना गौरव मानते हैं कि नटवरलाल जैसी हस्ती का जन्म उनके गांव में हुआ। बंगरा गांव में नटवरलाल का हवेली नुमा घर था जो आज खंडर बन चुका है, जहां बहुत से लोग इस घर को देखने के लिए आते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि नटवरलाल का मन पढ़ाई से कहीं अधिक फुटबॉल और शतरंज में लगता था। शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद नटवरलाल को आगे की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया। वे वहां एक घर किराए पर लेकर रहने लगे। यहीं पड़ोस में किसी बड़े अधिकारी सहाय का घर था। काफी दिनों बाद नटवरलाल की उनसे जान पहचान हो गई। एक दिन सहाय ने नटवरलाल को अपने बैंक में ड्राफ्ट डिपॉजिट करने के लिए भेजा, जिस पर सहाय के सिग्नेचर थे। यह देखकर नटवरलाल का सातिर दिमाग सक्रिय हो गया और उन्हें एक अलग कागज पर नोट कर लिया और उन सिग्नेचर का इस्तेमाल करके नटवरलाल उनके खाते से पैसे निकालने लगा। जब सहाय को इस बारे में पता चला कि उनके अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं, वे कुछ एक्शन ले पाते कि ये नटवरलाल ने किया है। इससे पहले नटवरलाल पटना से भागकर कलकत्ता जा पहुंचे। कलकत्ता में वे वहां एक अपने रिश्तेदार के यहाँ रहने लगे और बलदेवराम हाई स्कूल में आगे की पढ़ाई करने लगे। वहीं पर रहते हुए कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एलएलबी की मास्टर डिग्री हासिल की। यहाँ कलकत्ता में रहते हुए नटवरलाल ने स्टॉक मार्केट और कुछ व्यवसाय करने की भी कोशिश की, हालांकि वे इसमें ज्यादा सफल नहीं हो पाए। एलएलबी की पढ़ाई से उनका दिमाग और भी सातिर हो गया। अपने सातिर दिमाग की बदौलत उन्होंने सबसे पहले फर्जी डिग्रियों का सहारा लिया और कलकत्ता में एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए।
स्कूल का प्रिंसिपल बनना उनका मकसद नहीं था, उनका मकसद तो बस ठगी करना था। उन्होंने सबसे पहले ये पता किया कि किस किस बच्चे के घर वाले कितने अमीर हैं। ये पता करने के बाद नटवर लाल ने 2 बच्चों के घर वालों से 4.5 लाख रुपए ठग लिए और उनके घर वालों से ये बोला कि ये सारे पैसे स्कूल की मरम्मत, बच्चों के कपड़े, किताबों और कॉपी पर खर्च करेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने रॉबिन हुड का नाम तो सुना ही होगा, जो अमीरों से पैसे लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। नटवर लाल के निशाने पर भी अमीर लोग ही थे, जिनसे वो पैसा लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। नटवर लाल को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था और इंग्लिश में उनकी पकड़ बहुत ही मजबूत थी। अब आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितने बुद्धिमान इंसान रहे होंगे, और वो भी उस समय जब भारत शिक्षा, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। यूं तो नटवर लाल ने डिग्री हासिल की थी अपराध को खत्म करने के लिए, पर वे खुद ही इस रास्ते पर चल पड़े थे और भारत के हर कोने में उन्होंने अपनी ठगी का जाल बिछा दिया। उनके ठगी करने का तरीका इतना यूनिक था कि वे कम दिनों में ही भारत के चारों कोनों में एक ही तरीके की ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस कुछ एक्शन लेकर ये समझ पाती कि इन ठगी में कितनी सिमिलरिटी है और इनके पीछे मिस्टर नटवर लाल का हाथ है। इनसे पहले नटवर लाल गायब हो जाते। उन्होंने क्राइम को आर्ट की तरह लिया। वे हमेशा नाटकीय तरीके से ठगी करते, नाटकीय तरीके से पकड़े जाते और नाटकीय ढंग से जेल से फरार भी हो जाते। यूं तो नटवर लाल ने बहुत से लोगों और कंपनियों को लाखों रुपए का चूना लगाया था, परंतु उनके 3 पसंदीदा शिकार थे। सबसे पहले स्थान पर था रेलवे, दूसरे स्थान पर सोने चांदी और हीरे जवाहरातों के व्यापारी और तीसरे स्थान पर घड़ी के व्यापारी। नटवर लाल ने ठगी के समय किसी भी प्रकार के कोई भी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया और न ही किसी के साथ कोई जबरदस्ती की और न ही किसी से कुछ छीना। उनका दावा था कि लोग उनके जाल में कुछ इस कदर से फंस जाते थे कि उनको अपना सब कुछ सौंप देते थे और उनको इस बात की भनक तक नहीं लगती कि वे ठगे जा चुके हैं। नटवर लाल को अपने ऊपर इतना भरोसा था कि उसने एक बार भारत सरकार को ये ऑफर दिया कि यदि उन्हें मौका दे तो वे भारत सरकार का सारा विदेशी कर्ज उतार सकते हैं। नटवर लाल हर ठगी में अपना नया नाम और अपना नया रूप बनाकर लोगों के सामने पेश होते थे ताकि किसी को कोई शक न हो। BN मयूर, अंबिका पांडे, मिथिलेश कुमार अग्रवाल, सुरेंद्र कुमार, सीताराम आदि, शंकर लाल, नटवर लाल, ये सब उन्हीं के नाम थे। हालांकि नटवर लाल का नाम उनका असली नाम नहीं था। ये वो नाम था जिसने नटवर लाल को सबसे ज्यादा पहचान दिलाई। हुआ यूं कि एक बार नटवर लाल और उनका दोस्त, जिसका नाम असली में नटवर लाल था, एक ठगी के दौरान पकड़े गए, जिसमें नटवर लाल तो फरार हो गया और ये पकड़े गए। लेकिन पुलिस ने समझा कि उन्होंने जिस शख्स को पकड़ा है वही नटवर लाल है। कुछ ऐसे ही ये नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज हो गया। नटवर लाल अपना हर काम इतनी बारीकी से करते थे कि लोगों को यही लगता था कि वो बिल्कुल असली है। अपनी ठगी की तैयारी में कोई ऐसी छोटी से छोटी चीज को भी छोड़ना नहीं चाहते थे जिससे उनका प्लान फेल हो जाए, और इसके लिए उन्होंने फर्जी आईडीज का सहारा लिया। फर्जी दस्तावेजों को बनाने के लिए भी नटवर लाल ने अपना काम बहुत ही सफाई से किया था। नटवर लाल किसी बड़ी ठगी को करने के लिए सबसे पहले रिहायशी इलाके में घर खरीदता, मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ियों को अपनी ठगी में इस्तेमाल करता और अपने आप को व्यापारी जैसा दिखाना हो, कोई बड़े अधिकारी जैसा दिखाना हो, ये सारी चीजें नटवर लाल के प्लान का हिस्सा होती थी। ताजमहल, लाल किला, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन जैसी इमारतों को देखकर हम यही सोचते होंगे कि ये तो बेशकीमती और अमूल्य हैं। लेकिन नटवर लाल ने ताजमहल जैसी बेशकीमती इमारत को भी बेच डाला, और वो भी एक बार नहीं, 3 बार। नटवर लाल ताजमहल के आसपास एक बड़ा गवर्नमेंट अधिकारी बनकर घूमता रहता था और उन विदेशी सैलानियों से बात करता जो दिखने में काफी अमीर थे। नटवर लाल को हर भाषाओं का ज्ञान था, जिससे उन्हें बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। नटवर लाल उन्हें बातों ही बातों में ये कहता कि वो भारत सरकार के पुरातात्विक विभाग का एक बड़ा अधिकारी है और भारत सरकार ताजमहल को बेचना चाहती है अगर उसका कोई सही कीमत देने वाला हो। नटवर लाल की झांसे में 3 विदेशी आ गए और नटवर लाल उनसे भारी रकम लेकर रफू चक्कर हो गया। यही तरीका इस्तेमाल करते हुए नटवर लाल ने दिल्ली के रेड फोर्ट को 2 बार विदेशी सैलानियों के हाथों बेच दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल, लाल किले को बेचते समय सारे जरूरी पेपर और कागजात विदेशियों को सौंपता था जो दिखने में बिल्कुल असली लगते थे, और उन खरीदारों को ये यकीन भी हो जाता कि उन्होंने ये खरीदा है। इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करते हुए नटवर लाल ने राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को भी बेच डाला। पार्लियामेंट हाउस को तो नटवर लाल ने 545 मेंबर के साथ बेच दिया था।
राष्ट्रपति भवन को बेचते समय उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिग्नेचर की हूबहू नकल की और बहुत सारी फाइलें बनाकर खरीदारों को सौंप दी। अब हम आपको नटवर लाल के ठगी के तरीकों के बारे में बताते हैं। बात मई 1986 की है। इस बार नटवर लाल की नजर में दिल्ली के अमीर जोड़ी थे। पहला शिकार उन्होंने राजा ज्वेलर्स को चुना। नटवर लाल राजा ज्वेलर्स के शोरूम के बाहर एक महंगी गाड़ी लाकर रोकता है और शोरूम के अंदर आकर शोरूम के ओनर से बात की। शोरूम के ओनर को बताया कि वो तत्कालीन वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का पीए है और मंत्री जी के बेटे की शादी होने वाली है। इस मौके पर वो ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं और इस काम के लिए मुझे बोला गया है। बाद में नटवर लाल ने बहुत सी ज्वेलरी देखी और पसंद की और जोर से बोला कि इन्हें पैक कर दो। नटवर लाल ने आगे बताया कि वे इसका पेमेंट ड्राफ्ट के जरिए करेगा। आप मेरे साथ अपने 2 आदमी भेज दो और उनके साथ ही ज्वेलरी भेज दो ताकि मंत्री जी के बंगले से ड्राफ्ट लेकर मैं आपके आदमियों को सौंप दूंगा। जोहरी को बिल्कुल शक नहीं हुआ, उसने ऐसा ही किया। नटवर लाल नॉर्थ ब्लॉक पहुंचकर मंत्री जी के घर गए और एक असली सा दिखने वाला ड्राफ्ट लेकर उन आदमियों को सौंप दिया। बाद में जब जोहरी ने ड्राफ्ट बैंक में डिपॉजिट किया तो पता चला कि वो ड्राफ्ट फर्जी था। नटवर लाल सेम यही तरीका घड़ी के व्यापारियों के साथ भी आजमाया। वो एक ही तरीके की ठगी तब तक करते जब तक पकड़े नहीं जाते। एक बार यूं ही दिल्ली में स्थित एक वॉच शोरूम में गए और उनको कहा कि वे तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर एनडी तिवारी के पर्सनल असिस्टेंट है। कुछ ही दिनों में कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शरीक होंगे। उस मीटिंग में आने वाले गेस्ट को तिवारी साहब सबको वॉच प्रेजेंट करने वाले हैं और इस काम के लिए मुझे बुला गया है। इतना सब होने के बाद उस दिन वो चले गए। दूसरे दिन एक सफेद रंग की मर्सिडीज कार वो शोरूम के सामने आकर रुकी और शोरूम के अंदर गए और 100 घड़ियां पैक करने को कहा और शोरूम के ओनर से बोला कि वो अपना एक आदमी मेरे साथ भेज दे ताकि तिवारी जी के बंगले पर पहुंचकर उनको बैंक ड्राफ्ट इश्यू कर सके। नटवर लाल नॉर्थ ब्लॉक पहुंचकर तिवारी जी के बंगले में चले गए और थोड़ी देर में आकर बिल्कुल असली दिखने वाले बैंक ड्राफ्ट को उस घड़ी शोरूम के आदमी को सौंप दिया और घड़ियां ले ली। जब वह शोरूम के मालिक ने ड्राफ्ट बैंक में डाला तो फर्जी निकला। यही तरीका उसने कई शहरों में अपनाया और घड़ी व्यापारियों को जमकर लूटा, लेकिन एक बार गोरखपुर में ये करते हुए पकड़े गए। जैसा कि हमने पहले बताया था कि नटवर लाल का सबसे बड़ा शिकार रेलवे था। रेलवे को नटवर लाल ने बहुत बार लूटा। इस वजह से रेलवे बहुत परेशान हो चुका था कि इसका क्या किया जाए। अलग अलग रेलवे जोन्स को नटवर लाल ने अलग अलग तरीकों से लूटा। रेलवे गोदाम से रेलवे का सामान बेचना हो या नकली कागजों से लगेज लूटना हो, हर तरीके से रेलवे अधिकारियों को चकमा देकर ठगी कर लेता। वहीं एक आम आदमी जो जनरल डिब्बे में बिना टिकट की यात्रा करने से डरता है, नटवर लाल के लिए ये सब बाएं हाथ का खेल था। नटवर लाल इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से चावल के बोरे भेजता था, जिन्हें वो एक बोरे चावल को कई बोरों में तब्दील करके रेलवे के साथ ठगी करता। एक बार पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन से रेलवे का बड़ा कीमती लोहा बेच डाला। रेलवे के अलावा नटवर लाल ने बैंकर्स को भी लूटा। ऐसा करते हुए उन्होंने एक बार पीएनबी बैंक मैनेजर से 6.5 लाख रुपए की ठगी करके फरार हो गया। जब मैनेजर ने पुलिस केस किया तो पता चला कि नटवर लाल ने जो खाता बैंक में खुलवाया था वो किसी शंकर लाल नाम के आदमी का था और जो दस्तावेज बैंक वालों को दिए थे वो नकली थे। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये डायलॉग आपने केवल फिल्मों में ही सुना होगा, लेकिन असलियत में नटवर लाल को पकड़ना भी उस समय पुलिस के लिए नामुमकिन था। एक ऐसा भी समय था जब 10 राज्यों की पुलिस मिलकर नटवर लाल के पीछे पड़ी हुई थी। वो कई बार पकड़ा गया पर कोई न कोई तरीका अपनाकर जेल से फरार हो जाता। जेल से फरार होना तो उसके बाएं हाथ का खेल था, कभी अपनी वकालत की वजह से तो कभी अपने सातिर दिमाग की वजह से। नटवर लाल को 117 सालों की जेल हुई पर वो मुश्किल से 20 साल से कम ही जेल में रहा। नटवर लाल से जब एक बार पुलिस ने उसके घर का एड्रेस पूछा और जब पुलिस उस पते पर पहुंची तो वो घर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। और एक बार ऐसे ही गलत सूचना पुलिस को देकर यूपी के चीफ मिनिस्टर के घर छापा पड़वा दिया। पुलिस को चकमा देने में माहिर नटवर लाल पहली बार मद्रास पुलिस की गिरफ्त से भागा। 1942 में पटना जेल से भागा, 1944 से गोरखपुर पुलिस से और 1947 में तिहाड़ जेल से नटवर लाल फरार हो गए और आखिर 1954 में नटवर लाल को मेरठ से गिरफ्तार किया गया और महज 2 साल के बाद ही उसने जेलर की मदद से पुलिस की वर्दी जेल में मंगवा ली और बड़े आराम से हुलिया बदलकर जेल से भाग गए। इस फरारी में नटवर लाल ने 11 पुलिस वालों को अपने साथ मिला लिया और 5 लाख रुपए देने का वादा किया। जेल से भागने के बाद नोटों का सूटकेस पुलिस वालों को सौंपकर भाग गया और जब पुलिस वालों ने सूटकेस को खोला तो उसमें सिर्फ कागज थे और दूसरी तरफ सभी उन पुलिस वालों को जेल भेज दिया गया। आखिरी बार जब नटवर लाल पुलिस की हिरासत में आए तो उनकी उम्र 84 वर्ष हो चुकी थी। उसके बाद नटवर लाल को कभी नहीं देखा गया।
हुआ यूं कि 1996 में नटवर लाल कानपुर जेल में था। उनके पैरों में कुछ तकलीफ थी, इसलिए उनको दिल्ली एम्स ले जाया जा रहा था। तब उनके साथ 2 पुलिस वाले और 2 जेल के कर्मचारी साथ में थे। वापस लौटते समय दिल्ली जंक्शन पर नटवर लाल को व्हीलचेयर से ले जाया जा रहा था और रात के समय ट्रेन का वहीं इंतजार कर रहे थे। लेकिन पता चला कि ट्रेन थोड़ी ही देर पहले चल चुकी है। नटवर लाल के साथ 4 आदमी थे। उन 4 जनों में से 2 जने टिकट लाने और 1 जना व्हील चेयर को लौटाने के लिए चला गया। बाकी बचा 1 पुलिस वाला जो नटवर लाल के पास में मौजूद था। नटवर लाल ने उससे कहा कि मुझे सर्दी लग रही है, क्या वह उसके लिए 1 कप चाय ला सकता है। पुलिस वाले को उस पर दया आ गई और वार्निंग दी कि मैं चाय लाने के लिए जा रहा हूँ, पर कहीं जाना मत। जब पुलिस वाला चाय लेकर लौटा तब तक नटवर लाल फरार हो चुका था। आप यकीन नहीं करोगे, इतनी उम्र में फरार हो जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये हुनर सिर्फ नटवर लाल में था। इस इंसिडेंस के बाद नटवर लाल को कभी नहीं देखा गया। नटवर लाल की मौत कैसे हुई ये आज भी एक रहस्य है। 2009 में नटवर लाल के वकील ने बताया कि नटवर लाल की मौत 25 जुलाई 2009 को हो गई है। लेकिन वहीं नटवर लाल के रिश्तेदार और भाई का कहना है कि नटवर लाल की डेथ 1996 में हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि नटवर लाल जब 1996 में आखिरी बार पुलिस की हिरासत से भागे तब वो वहां से भागकर रांची अपनी बहन के घर चले गए। एक दिन सीढ़ियों से फिसलकर उसकी मौत हो गई और वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन यदि नटवर लाल की मौत 1996 में हो चुकी थी तो आखिर 13 सालों के बाद उसके वकील ने ये क्यों कहा कि उसकी मौत 2009 में हुई है। इसके बारे में क्या सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। यदि बात करें नटवर लाल की निजी जिंदगी की तो उन्होंने 2 शादियां की थी और 1 बेटी थी। बेटी के बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। कानून की नजर में नटवर लाल इतने बड़े अपराधी थे, फिर भी आज भी नटवर लाल के फैंस की कमी नहीं है। नटवर लाल के गांव वाले इस बात को अपना गौरव मानते हैं कि नटवर लाल जैसी हस्ती ने उनके गांव में जन्म लिया। मिस्टर नटवर लाल और राजा नटवर लाल ये दोनों फिल्में नटवर लाल के जीवन पर ही बनी हुई है। वो कहते हैं ना, एक बिहारी सब पर भारी। इस कहावत को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से किसी ने चरितार्थ किया है तो वो है नटवर लाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।